दिल्ली में वायु प्रदूषण। वायु गुणवत्ता के बहुत खराब वेरी पुअर स्तर पर पहुंचने के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का तृतीय चरण लागू कर दिया है। वायु प्रदूषण ये किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक, इंडोर या बाहरी वायु का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है। मापन ढांचा। भारत 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का पालन करता है। मापे जाने वाले 8 प्रदूषक में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10, गैसीय प्रदूषक NO2, SO2, CO3, NH3, अन्य में लेड PB। पैमाना स्केल 0 से 500, जहां उच्च मान खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक और स्वास्थ्य अनुसंधान WHO PM2.5 MUG/3 M³ अनुशंसित दिशा निर्देश 2024 के अनुसार 0 से 5.0 यूएस AQI स्तर अच्छा 0 से 5 PM2.5 0 से 9 तक। स्वस्थ अनुशंसा 24 घंटे के जोखिम के लिए वायु गुणवत्ता संतोषजनक है और इससे बहुत कम या कोई जोखिम नहीं है। मध्यम 51 से 100 AQI PM पार्टिकुलेट मैटर 9.1 से 35.4। संवेदनशील व्यक्तियों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए क्योंकि उन्हें श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर 101 से 150 AQI PM2.5 जो है 35.5 से 55.4। सामान्य जनता, विशेष रूप से संवेदनशील व्यक्तियों को जलन और श्वसन संबंध समस्याएं का अनुभव होने का जोखिम है। अस्वास्थ्यकर 151 से 200 AQI पार्टिकुलेट मैटर 55.5 से 125.4। सामान्य जनता के बीच हृदय और फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव और समस्याएं बढ़ने की अधिक संभावना। बहुत अस्वास्थ्यकर AQI 201 से 300 AQI जिसमें पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता 125.5 से 225.4। सामान्य जनता स्पष्ट रूप से प्रभावित होगी। संवेदनशील समूहों को बाहरी गतिविधियों से प्रबंधित करना चाहिए। खतरनाक स्तर पर AQI 301 से अधिक होगा। पार्टिकुलेट मैटर 225.5 से अधिक। सामान्य जनता को तीव्र जलन, प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों का जोखिम और बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI यह लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में प्रभावी ढंग से समझाने का एक उपकरण है। AQI की श्रेणी अच्छी, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब, गंभीर कारक है। इसमें से प्रत्येक श्रेणी का निर्णय वायु प्रदूषकों के परिवेशी सांद्रता मूल्यों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों, जिनमें हेल्थ ब्रेक पॉइंट के रूप में जाना जाता है, के आधार पर किया जाता है। AQI मानक में AQI पैमाने के अनुसार वायु गुणवत्ता की जांच अच्छा 0 से 50 के बीच, संतोषजनक 51 से 100 के बीच, मध्यम 101 से 200 के बीच, खराब 201 से 300 के बीच, बहुत खराब 301 से 400 के बीच और गंभीर 401 से 450। ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान ग्रैप ये एक वैधानिक ढांचा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लागू किया जाने वाला चरणवार उपायों को निर्दिष्ट करता है। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तरों के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रीडिफाइंड कार्रवाइयाँ प्रदान करता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA द्वारा तैयार किया गया था। प्रवर्तन प्राधिकरण एनफोर्समेंट अथॉरिटी NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ग्रैप के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ग्रैप को AQI स्तरों के अनुरूप 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 खराब श्रेणी AQI 201 से 300। चरण 2 बहुत खराब श्रेणी AQI 301 से 400। चरण 3 गंभीर श्रेणी AQI 401 से 405। चरण 4 गंभीर प्लस श्रेणी AQI 451 से अधिक। CAQM इसके तहत गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग NCR और आसपास के क्षेत्र अधिनियम 2021 क्षेत्राधिकार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश संरचना आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए जिसके पास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव और या 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। ब्लैक प्लास्टिक से बने उत्पादों पर किए गए एक अध्ययन ने मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला है। निष्कर्ष घरेलू ब्लैक प्लास्टिक उत्पादन में कैंसर उत्पन्न करने वाले और हार्मोन को बाधित करने वाले फ्लेम रिटार्डेंट्स लवमंदक का उच्च स्तर पाया जाता है। पहचाना गया रसायन डेकाब्रोमो डिपेनिन ईथर BDE 209 जिसे एक दशक पहले अमेरिका में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था। जोखिम का स्तर काले चम्मच और स्पैटुला जैसी वस्तुओं से होने वाला सुरक्षित एक्सपोजर संपर्क EPA की अनुशंसित सीमा के 10वें हिस्से से भी कम है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता जहरीला BDE 209 भोजन में मिल सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो सकता है। ब्लैक प्लास्टिक स्रोत पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक कंप्यूटर TV उपकरण से बनाया जाता है। उपयोग बच्चों के खिलौने एकल उपयोग वाले बर्तन काली कॉफ़ी स्टीरर गर्म कप के ढक्कन खाना पकाने के उपकरण इंसुलेटेड मग गहने गार्डन होज सजावट के सामान आदि बनाने के लिए इसे खाद्य ग्रेड फूड ग्रेड प्लास्टिक के साथ मिलाया जाता है। रंगाई कार्बन ब्लैक मिलाकर काला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रसार यह कि सभी प्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं रिसाइक्लेबल का 15% हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर एकल उपयोग वाले खाद्य कंटेनर होते हैं। स्वास्थ्य जोखिम हेल्थ रिस्क कैंसरकारी कार्सिनोजेनिक कार्बन ब्लैक में PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो संभवतः कैंसरकारी हो सकते हैं। IARC विषाक्त तत्व थैलेट्स फ्लेम रिटार्डर्स और भारी धातुओं
कैडमियम, लेड, निकेल, क्रोमियम, मरकरी भोजन में मिल सकते हैं। विषाक्त हैं। विकासात्मक और स्वास्थ्य प्रभाव कम संपर्क में आने पर भी ये प्रजनन विकास, गुर्दे, थायराइड संबंधी समस्याओं, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल क्षति का कारण बन सकता है। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण। हाल ही में जिनेवा, स्विट्जरलैंड ने वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वार्ता का नवीनतम दौर बिना किसी समझौते डेडलॉक के समाप्त हो गया है। वैश्विक प्लास्टिक संधि के अंतर सरकारी वार्ता समूह INC 5.2 का आयोजन 5 से 14 अगस्त 2025 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। 5वें सत्र का पहला भाग INC 5.1 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित किया गया। वैश्विक प्लास्टिक संधि यह एक प्रस्तावित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। आयोजनकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत अंतर सरकारी वार्ता समिति INC, भारत का रुख, समानता और CBDR। इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों में प्लास्टिक का उपयोग विषाक्त आवश्यकताओं, आजीविका और सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी से जुड़ा है। पूर्ण प्रतिबंध ब्लैंकेट कैप्स के खिलाफ विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यों को प्राथमिकता देना प्रमुख मांगे में प्लास्टिक के विकल्पों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त जैसी व्यवस्था, अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक मान्यता, आर्थिक वास्तविकताओं के साथ स्थिरता का संतुलन बनाते हुए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक SUP को कम करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण। प्लास्टिक प्रदूषण संकट के बारे में देखें तो प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में प्लास्टिक अपशिष्ट के संचय को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सूक्ष्म प्लास्टिक और सदियों तक बने रहने वाले प्लास्टिक, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। प्लास्टिक के अपशिष्ट के प्रकार में माइक्रो प्लास्टिक 5 mm से कम, 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण, प्राथमिक स्रोत सौंदर्य प्रसाधनों के में माइक्रोबीड्स, औद्योगिक स्क्रबर, वस्त्र से प्राप्त सिंथेटिक माइक्रोफाइबर, अपरिष्कृत रेजिन पैलेट, माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से अधिक, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली बड़ी प्लास्टिक की रूप अपशिष्ट, उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बोतलें, मछली पकड़ने के जाल, खाने के डिब्बे, पैकिंग सामग्री, बेकार घरेलू प्लास्टिक। एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक SUP निपटान और या पुनर्चक्रण से पहले एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किए गए डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पाद करेंगे। प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कटलरी, प्लेट, पानी की बोतलें, खाद्य पैकिंग। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए भारत की पहल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2009 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम पहला संस्करण प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान पर दिशा निर्देश निर्धारित किए। 2011 संशोधित PWM नियम अपशिष्ट प्रबंधन में उत्पादक की जिम्मेदारी को मजबूत किया गया है। 2016 PWM नियम बड़ा बदलाव, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR को संस्थागत बनाया गया, पृथक्करण सेग्रीगेशन को अनिवार्य किया गया और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया गया।
एकल उपयोग प्लास्टिक एसयूपी को लक्षित करना 2019। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को खत्म करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण 2022 में प्लास्टिक कटलरी, ईयरबड्स, स्टाइनिन वस्तुओं, स्ट्रॉ और इसी तरह के डिस्पोजेबल सामानों पर प्रतिबंध। हालिया प्रयास 2024 से 25। 2024 में मिशन लाइफ अभियान, एक राष्ट्र एक मिशन, एक प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। 2024 में राज्यों या शहरों के नवाचार में बड़ोदरा कपड़ों के थैले वाली वेंडिंग मशीनें, मथुरा में प्लास्टिक मुक्त ब्रज अभियान, मदुरै में एआई आधारित अपशिष्ट निगरानी। 2025 में राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान, जिसका लक्ष्य टाइगर रिजर्व, सरकारी कार्यालय और युवाओं की भागीदारी। जून 2025 में राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल और डैशबोर्ड, जिसने ईपीआर पारदर्शिता और ट्रैकिंग को मजबूत किया है। भारत में ई अपशिष्ट संकट, पिछले 6 वर्षों में भारत में ई अपशिष्ट की मात्रा में 51.03% की भारी वृद्धि हुई, जिससे तत्काल नियामक और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। डेटा पॉइंट ई अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति, चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक है। भारत में ई अपशिष्ट वर्ष 2017-18 में 7.08 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 17.78 लाख मीट्रिक टन हो गया है। औसतन भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 1.69 लाख मीट्रिक टन ई अपशिष्ट एकत्रित करता है। वैश्विक स्तर पर ई अपशिष्ट कुल अपशिष्ट का केवल 2% है, लेकिन 70% विषाक्त अपशिष्ट का कारण बनता है। ई अपशिष्ट ई वेस्ट के बारे में, इसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और चिकित्सा उपकरण जैसे छोड़े गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई शामिल हैं। इसमें सोना, चांदी जैसे मूल्यवान धातुएं और प्लास्टिक भारी धातु आदि जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। ई अपशिष्ट प्रसंस्करण की विधियों में लैंड फिलिंग, ई अपशिष्ट को लाइनिंग वाले गड्ढों में डंप किया जाता है, जिससे फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। चिंताएं, जहरीले पदार्थ कैडमियम, लेड, मरकरी की मिट्टी और भूजल में रिसने, लीचिंग का जोखिम है। एसिड बाथ धातुओं को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को तेज एसिड H2SO2, HCl, HNO2 में भिगोया जाता है। चिंताएं क्या हैं? खतरनाक एसिड अपशिष्ट उत्पन्न करता है। जल स्रोतों के दूषित होने का जोखिम। भस्मीकरण, ई अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाया जाता है, जिससे आयतन कम हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। चिंताएं क्या हैं? डाइऑक्सिन, फुरान और पार्टिकुलेट मैटर जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन, जिसमें वायु प्रदूषण होता है। पुनर्चक्रण, विघटित ई अपशिष्ट से धातु जैसे मूल्यवान घटकों को प्राप्त किया जाता है और विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चिंताएं हैं, यदि जिम्मेदारी से किया जाए तो अन्य तरीके से सुरक्षित अनौपचारिक क्षेत्र की पुनर्चक्रण से स्वास्थ्य और यह पर्यावरण जोखिम। पुनः उपयोग कार्यात्मक या मरम्मत योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स को नवीनीकृत रिफर्बिश किया जाता है और अक्सर वंचित समुदायों को वितरित किया जाता है। चिंताएं, सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए हैं, जिन्होंने 2016 के नियम को प्रतिस्थापित किया है। प्रमुख प्रावधान रिसाइक्लिंग, रिफर्बिशर और उत्पादक का पंजीकरण, एक निश्चित न्यूनतम मूल्य फ्लोर प्राइस पर ईपीआर प्रमाण पत्र की अनिवार्य खरीद,
उत्पादकों के लिए स्पष्ट वार्षिक पुनर्चक्रण लक्ष्य। ये अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुमोदन से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार EPR प्रमाण पत्रों के व्यापार का प्रावधान। CPCB गैर अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के 100% अधिकतम और 3% न्यूनतम पर EPR प्रमाण पत्रों के लिए मूल्य सीमा निर्धारित करेगी। अनुचित निपटान का प्रभाव। पर्यावरणीय अनौपचारिक पुनर्चक्रण लगभग 1000 जहरीले रसायनों लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, POP को छोड़ती है, जो वायु, पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं। स्वास्थ्य में न्यूरोडेवलपमेंटल विकार, श्वसन रोग या अस्थमा, मृत जन्म, स्टिलबर्थ और समय से पहले जन्म का कारण बनता है। बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक संवेदनशील हैं। श्रम में ILO के अनुसार अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में से एक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR उत्पादकों को पूरे उत्पाद चक्र के लिए उत्तरदायी बनाता है, जिसमें संग्रह, पुनर्चक्रण, जीवन के अंत में पर्यावरण के अनुकूल निपटान शामिल है। फ्लोर प्राइसिंग EPR प्रमाण पत्रों के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्यों को संदर्भित करता है, जो उत्पादकों को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए पंजीकृत रिसाइक्लर्स को खरीदना चाहिए, जिससे औपचारिक रिसाइक्लर्स के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित हो सके और अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नैनो प्लास्टिक का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली INST के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि एकल उपयोग प्लास्टिक PET बोतलों से उत्पन्न होने वाले नैनो प्लास्टिक मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। नैनो प्लास्टिक ये प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो आमतौर पर आकार में 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। ये उपभोक्ता पैकेजिंग सहित बड़े प्लास्टिक अपशिष्ट के टूटने से बनते हैं। स्रोत में PET बोतलें, कैरी बैग और खाद्य पैकेजिंग जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का विखंडन। सूर्य के प्रकाश के संपर्क, सनलाइट एक्सपोजर, यांत्रिक घर्षण, मैकेनिकल एब्रेशन और औद्योगिक कतरन जैसी क्षरण प्रक्रियाएं प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, पुनर्चक्रण और अनुचित निपटान के दौरान इसका निकलना। नैनो प्लास्टिक का स्वास्थ्य पर प्रभाव। आंतरिक संचय इंटरनल एक्यूमुलेशन। नैनो प्लास्टिक भोजन, पानी, वायु और पैकेजिंग संपर्क के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और ऊतकों, टिश्यूज़ में जमा हो सकते हैं। माइक्रोबायोम व्यवधान, माइक्रोबायोम डिसरप्शन, ये आंत के उन लाभकारी बैक्टीरिया में हस्तक्षेप करते हैं जो प्रतिरक्षा, चयापचय और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। कोशिकीय क्षति, सेलुलर डैमेज साक्ष्य बताते हैं कि ये मानव कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव, DNA विखंडन, परिवर्तित चयापचय और सूजन संबंधी संकेतों, इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग को ट्रिगर करते हैं। रक्त का प्रभाव। उच्च सांद्रता लाल रक्त कोशिकाओं RBC की झिल्लियों को अस्थिर कर सकता है, जिससे हेमोलिसिस RBC का टूटना होता है और ऑक्सीजन परिवहन बाधित होता है। प्रणाली का जोखिम। सिस्टमिक रिस्क। इसमें इसके छोटे आकार और जैव सक्रिय प्रकृति के कारण ये जैविक बाधाओं, बायोलॉजिकल बैरियर्स को पार कर सकते हैं, जो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DST का एक स्वायत्त संस्थान है। इसे नैनो मिशन के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। उद्देश्य में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विशेष रूप से कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि क्षेत्रों की दिशा में प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का निर्माण करना है। भूमि निम्नीकरण या क्षरण में मरुस्थल मृदाकरण तकनीकी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय CUOR के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी बायोफॉर्मुलेशन आधारित सॉइलिफिकेशन मृदाकरण तकनीकी का उपयोग करके शुष्क थार मरुस्थल में सफलतापूर्वक उगाया गया है। गेहूं उगाया गया है। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण प्रमुख परियोजनाओं मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में होने वाला भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन, लवणता, जल पर्यंताव, वनों की कटाई, खनन या भूमि से असुरक्षित उपयोग के कारण भूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता में गिरावट। भारत में विस्तार। इसरो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस 2021 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.77% प्रभावित है। 97.85 मिलियन हेक्टेयर। सबसे अधिक प्रभावित राज्य में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। राजस्थान भारत में मरुस्थलीकृत क्षेत्र को लगभग 20% हिस्सा है। मरुस्थलीकरण के घटक में अरावली पर्वतमाला का क्षरण, वर्षा की परिवर्तनशीलता, रेत के टीलों, सैंड ड्यून्स का विस्तार, अवैज्ञानिक वृक्षारोपण, अत्यधिक दोहन और खराब भूमि प्रबंधन, तकनीकी हस्तक्षेप, साइलोफिकेशन मृदाकरण तकनीकी अवधारणा में रेगिस्तानी रेत को कृषि योग्य भूमि में बदलना, विधि में पॉलीमर और स्वदेशी बायोफॉर्मुलेशन का उपयोग। बायोफॉर्मुलेशन के कार्य में रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन में सुधार करता है। रेत के कणों के क्रॉस लिंकिंग को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। लाभकारी सूक्ष्मजीव गतिविधियों को सक्रिय करता है, जिससे फसल की तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है। मरुस्थल मृदाकरण, डेजर्ट सॉइलिफिकेशन, मरुस्थल मृदाकरण या बंजर मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीय रेत की संरचना, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीव गतिविधियों को संबोधित करके उसे मृदा जैसी कृषि की दृष्टि से उत्पादक भूमि में बदलने की एक जैव प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिक प्रक्रिया है। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। पर्यावरण मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए दिवस पर संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन भी जारी किया है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापना की गई। उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना, स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। 2025 की थीम भूमि को पुनर्स्थापित करना, अवसरों का दोहन करना। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानवीय या प्राकृतिक कारकों के कारण भूमि, मिट्टी, वनस्पति और जल की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि। मरुस्थलीकरण UNCCD जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों में होने वाले भूमि क्षरण, बहुपक्षीय समझौते और रूपरेखा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD 1994 भारत ने वर्ष 2019 में नई दिल्ली में COP14 की मेजबानी की और
और 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष 2021-2030 भूदर्श दृष्टिकोण और पुनर्स्थापन निवेश को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य SDG 15.3 वर्ष 2030 तक मरुस्थलीकरण से निपटना तथा क्षरित भूमि और मृदा को पुनर्स्थापित करना। बॉन चैलेंज 2011 वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने की वैश्विक पहल। वैज्ञानिक प्लस सामुदायिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक वारसेट पुनर्स्थापन जैसे सुखोमा जरी हरियाणा, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन जैसे भद्रा कर्नाटक, कृषि वानिकी और वानिकी पशुपालन जैसे बुंदेलखंड गुजरात। भागीदारी में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां JFMC 1.18 लाख समितियां 2.3 करोड़ हेक्टेयर का प्रबंधन करती हैं। स्वयं सहायता समूह SHG और किसान उत्पादक संगठन FPO। भूमि साझाकरण पुनर्स्थापन महिला नेतृत्व वाली पहल। मातृ वन एक पेड़ माँ के नाम। ग्रीन इंडिया मिशन GIM नाम राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। मुख्य भारतीय जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना MAPCC। उद्देश्य वन या वन वृक्षावरण में 5 मिलियन हेक्टेयर MHA तक बढ़ाना और अन्य 5 MHA की गुणवत्ता में सुधार करना। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाना। कार्बन भंडारण, जल प्रबंधन, जैव विविधता। वन आधारित आय के माध्यम से 3 मिलियन परिवारों की आजीविका में सुधार करना। संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में देखें तो संवेदनशील परिदृश्यों अरावली, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिम शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव, हिमालय में माइक्रो इकोसिस्टम हस्तक्षेप। लक्ष्य वन या वृक्ष आवरण में लगभग 24.7 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना। बहाली रिस्टोरेशन गतिविधियों से 3.39 बिलियन टन का कार्बन सिंक प्राप्त करना है। अतिरिक्त 12 मिलियन हेक्टेयर को कवर करने के लिए 2 मिलियन हेक्टेयर का वार्षिक वनीकरण 2025 से 30 तक करना है। सतत विकास राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अनछुए भू-तापीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति अधिसूचित की है। भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 सौर और पवन ऊर्जा से इतर नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाकर भारत में नेट जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करती है। विजन ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोण। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और भवनों, उद्योगों, कृषि को कार्बन मुक्त डिकार्बोनाइज करने के लिए 10,600 मेगावाट की भू-तापीय क्षमता का उपयोग करना है। पहचानी गई क्षमता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI में 10 भू-तापीय प्रांतों में 381 गर्म झरनों हॉट स्प्रिंग का मानचित्रण किया है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और सोनाता बेसिन शामिल हैं। प्रमुख विशेषताओं में अन्वेषण और डेटा रिपोजिटरी, व्यवस्थित भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिकी सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय DGH और CSIR, राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI के सहयोग से एक राष्ट्रीय भू-तापीय संसाधन रिपोजिटरी का निर्माण। परित्यक्त तेल और गैस कुओं का पुनः उपयोग। निष्क्रिय पड़े कुओं को भू-तापीय निष्कर्षण के लिए रेट्रोफिट सुधार करने के लिए ONGC तथा पेट्रोलियम कंपनियों के साथ सहयोग। ग्राउंड सोर्स हीट पंप GSHP। उथली जमीन के तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का लाभ उठाकर 24x7 हीटिंग और कूलिंग के लिए GSHP को बढ़ावा देना है। वित्तीय प्रोत्साहन में निवेश के जोखिम को कम करने
के लिए कम करने के लिए टैक्स हॉलिडे, त्वरित मूल्यह्रास, आयात शुल्क में छूट, रियायती भूमि पट्टा व्यवहार्यता, अंतर वित्तपोषण वीजीएफ और ग्रीन बॉन्ड, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, भूतापीय क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति, साथ ही रियायती ऋण और बहुपक्षीय वित्तपोषण को प्रोत्साहन कर रहे हैं। परियोजना अवधि में 2000 संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विस्तार के साथ भूतापीय परियोजनाओं को 30 वर्षों तक समर्थन। प्रत्यक्ष अनुप्रयोग में नीति बिजली उत्पादन के अलावा कोल्ड स्टोरेज, बागवानी, सुखाने, ग्रीन हाउस हीटिंग, एक्वाकल्चर और भूपर्यटन में इसके उपयोग को बढ़ावा देती है। भूतापीय ऊर्जा यह पृथ्वी की पर्वतीय क्रस्ट के नीचे संग्रहित ऊर्जा को संदर्भित करती है, जो मुख्य रूप से रेडियोधर्मी क्षय और मैग्मा की गति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। इस ऊष्मा तक गर्म पानी के जलाशयों, प्राकृतिक भाप या गर्म चट्टानों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अनुप्रयोग में इसका उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, औद्योगिक प्रक्रियाओं और जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत जो रुक कर मिलती है, भूतापीय ऊर्जा निरंतर बेस लोड नवीकरणीय शक्ति प्रदान करती है। वैश्विक क्षमता 2024 के अंत तक 15.4 गीगावाट स्थापित करना। शीर्ष देश में अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने सौर पीवी ऊर्जा क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 लॉन्च की है। उद्देश्य भारत की पंचामत प्रतिबद्धताओं को साकार करना, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता तथा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को समर्थन करना है। सौर पीवी क्षमता यह सौर विकिरण की उपलब्धता, भूमि उपयोग और तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी दिए गए क्षेत्र या देश में सौर फोटोवोल्टिक तकनीकों का उपयोग करके बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता को संदर्भित करता है। पंचामृत प्रतिबद्धताएं। COP26 ग्लासगो, नवंबर 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने विकास आवश्यकताओं और जलवायु उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए भारत की 5 सूत्री जलवायु कार्य योजना, जिसे पंचामृत 5 अमृत कहा जाता है, की घोषणा की। 5 अमृत प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होगा। 2021 से 30 के बीच कुल अनुमोदित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना है। 2005 के स्तर के आधार पर वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। निष्कर्ष। सौर क्षमता पहचानी गई केवल 6.69% बंजर भूमि का उपयोग करके 3,343 GWP ग्राउंड माउंटेड सौर क्षमता प्राप्त कर सकती है। GWP क्षमता। GWP की व्याख्या गीगावाट पीक मानक परीक्षण स्थितियों STC के तहत अधिकतम सौर आउटपुट को दर्शाता है। कार्यप्रणाली में इसमें उच्च रेजोल्यूशन भू-स्थानिक मानचित्रण, भूमि उपयोग और छाया विश्लेषण तथा बुनियादी ढांचे से निकटता का उपयोग किया गया है। क्षेत्रीय प्रसार में राजस्थान और गुजरात अग्रणी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं। नीतिगत प्रासंगिकता में यह साइट चयन, बुनियादी ढांचे
योजना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक निवेश तैयार ढांचा प्रदान करता है। सौर ऊर्जा परिभाषा सौर ऊर्जा उस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जिसमें तापीय या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह उपलब्ध सबसे स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग की जाने वाली तकनीकी में फोटोवोल्टिक पीवी सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलते हैं। कंसंट्रेटेड सोलर पावर CSP दर्पण सौर विकिरण को केंद्रित करते हैं ताकि बिजली उत्पादन के लिए उच्च तापमान वाली गर्मी पैदा की जा सके। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA द्वारा समर्थित 2026 तक 40 गीगावाट आवासीय रूफटॉप क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना सौर पंपों, स्टैंडअलोन प्रणालियों और बंजर भूमि पर सौर संयंत्रों के साथ किसानों की सहायता करती है। लक्ष्य 34.8 गीगावाट सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 53 पार्क स्वीकृत, लगभग 40 गीगावाट तक 13,896 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ 26 पार्क चालू हैं। उच्च क्षमता वाले मॉड्यूल के लिए PLI योजना घरेलू विनिर्माण इनगॉट वेफर्स सेल मॉड्यूल को मजबूत करती है और आयात पर निर्भरता कम करती है। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस 2015 द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए 122 हस्ताक्षरकर्ता देश 2030 तक $1 ट्रिलियन एकत्रित करने का लक्ष्य है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG इस विचार के आधार पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वैश्विक सौर ग्रिड को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। नीतिगत और विनियामक समर्थन सौर क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क की छूट, सौर PV प्रणालियों और उपकरणों के लिए गुणवत्ता मानक, घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयातित सौर सेल या मॉड्यूल पर मूल सीमा शुल्क BCD। भारत की वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियों में स्थापित क्षमता 250 से अधिक गीगावाट की उपलब्धि, गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत वर्ष 2030 के लक्ष्य में 5 वर्ष आगे। पवन ऊर्जा में 51.6 गीगावाट स्थापित, विश्व स्तर पर चौथा स्थान। 1164 गीगावाट क्षमता। जल विद्युत में 48 गीगावाट स्थापित, कुल क्षमता 154 गीगावाट। जैव ऊर्जा में 11.6 गीगावाट क्षमता 1715 करोड़ के कार्यक्रम द्वारा समर्थित है। हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन 1 लाख करोड़ की लागत आयात बचत 6 लाख नौकरियां सृजित होंगी। परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट स्थापित, नए रिएक्टर स्वच्छ आधार भार ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं। विनिर्माण क्षमता 20 से अधिक गीगावाट पवन टरबाइन और 100 से अधिक गीगावाट सौर PV मॉड्यूल प्रतिवर्ष। व्यापार उपकरण के बारे में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC पात्र नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न 1 MWH बिजली के लिए जारी किए गए बाजार आधारित उपकरण है, जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा बिजली बाजारों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नवीकरणीय खरीद दायित्व RPO डिस्कॉम कैप्टिव बिजली
उत्पादकों और ओशन एक्सचेंज उपभोक्ताओं के लिए वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा का न्यूनतम हिस्सा खरीदने के लिए अनिवार्य आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट UNWWDR 2025, जिसका शीर्षक पर्वत और ग्लेशियर जल मीनार है, वैश्विक जल संसाधनों के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बढ़ते जोखिम पर बल देती है। रिपोर्ट में मुख्य अंश में महत्वपूर्ण संसाधन पर्वतों से प्रभावित होने वाले जल अरबों लोगों के लिए पीने के पानी, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आधार है। वैश्विक प्रभाव। पीछे हटते ग्लेशियर दुनिया भर में 2 अरब लोगों की जल और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जलवायु कारक में बढ़ता तापमान ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज कर रहा है, जिससे जल चक्र अधिक अनियमित और चरम एक्सट्रीम होता जा रहा है। संबंध जोखिम में बाढ़, सूखा, भूस्खलन और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी, जो लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। नीतिगत अनिवार्यता। ग्लेशियरों के पिघलने की गति धीमी करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कमी की आवश्यकता है। SDG संबद्धता। सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए क्रायोस्फीयर हिममंडल का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। UN वाटर यह स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित सभी मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर एजेंसी समन्वय प्रणाली है। स्थापना 2003 में। उद्देश्य जल से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों SDG, विशेष रूप से SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता पर प्रगति के समर्थन तथा उसे तीव्र करना। प्रयोजक में यह प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रमुख भागीदारों के साथ को एक साथ लाता है। प्रकाशन रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट WWDR, स्वच्छता और पेयजल का वैश्विक विश्लेषण और सूचकांक GLAAS, सतत विकास लक्ष्य SDG 6 संश्लेषण रिपोर्ट। विश्व जल दिवस 2025 प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में घोषित किया गया उद्देश्य सतत जल प्रबंधन, संरक्षण, सुरक्षित पेयजल तक समान पहुंच के बारे में जागरूकता विस्तार। लक्ष्य में वैश्विक जल चुनौतियों का प्रकाश डालना और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देता है। विषय थीम 2025 में ग्लेशियर संरक्षण, संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना। भारत की पहली सहकारी आधारित संपीड़ित बायोगैस CBG और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कोपरगांव, महाराष्ट्र में किया गया, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देती है। भारत की अपनी सहकारी आधारित CBG और पोटाश परियोजना कोपरगांव, महाराष्ट्र में उद्घाटन चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देती है। उत्पादन क्षमता में प्रतिदिन 12 टन संपीड़ित बायोगैस CBG, गुड़ के उप उत्पादों में 75 टन पोटाश ग्रेन्यूल्स पोटेशियम से भरपूर उर्वरक, जिसका उत्पादन स्प्रे ड्रायर तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता, फसल की उपज में सुधार, सतत कृषि का समर्थन करता है। संपीड़ित बायोगैस CBG कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के अवायवीय पाचन से उत्पन्न नवीकरणीय ईंधन। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि FAO ने मैंग्रोव संरक्षण के साथ एक्वाकल्चर आजीविका को एकीकृत करने के लिए सुंदरवन के SAIME मॉडल को ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन वैश्विक तकनीकी मान्यता प्रदान की है। SAIME मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र आधारित जलवायु
अनुकूल एक्वाकल्चर मॉडल है जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थायी आजीविका के साथ मैंग्रोव संरक्षण को जोड़ता है। विकसित किया गया नेचर एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज़ द्वारा और स्थानीय मछली पालकों के सहयोग से कार्यान्वित है। भौगोलिक कवरेज यह पर्यावरण परियोजना पश्चिम बंगाल की चैतल और माधवपुर के 29.84 हेक्टेयर में लागू की गई, जिसमें 42 मछली पालक शामिल हैं। प्रमुख विशेषताओं में यह एक्वाकल्चर तालाबों में 5 से 30% मैंग्रोव कवरेज सुनिश्चित करता है। यह ब्लैक टाइगर झींगा की एकल पालन मोनोकल्चर के चारे के रूप में मैंग्रोव के पत्ते लिटर का उपयोग करता है। यह अच्छी जलीय कृषि पद्धतियों के साथ सामुदायिक भागीदारी दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जो आजीविका के साथ संरक्षण का संतुलन बनाता है। मिशन अमृत सरोवर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण फेज सेकंड की परिकल्पना की गई है। मिशन अमृत सरोवर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में भारत के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण का या पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया है। देश में सतह और भूजल की उपलब्धता में सुधार करके पानी की कमी को दूर करना है। तत्काल आवश्यकताओं से परे सतत जल संसाधन स्थापित करना है। तालाब के निर्देश प्रत्येक अमृत सरोवर का न्यूनतम जल क्षेत्र 1 एकड़ होगा। जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर। वित्त पोषण कोई अलग वित्तीय आवंटन नहीं, कार्य मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किए जाते हैं, जिनमें शामिल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY की उप योजनाएं, वार्षिक विकास, हर खेत को पानी, राज्य सरकार की पहल, क्राउड फंडिंग और CSR योगदान, प्रगति और भविष्य की योजनाएं। उपलब्धियां जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं। इसने पूरे भारत में जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया है। द्वितीय चरण फेज सेकंड का फोकस सामुदायिक भागीदारी, जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है। दीर्घकालिक जल स्थिरता लाभ प्रदान करना है। इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर PPP मॉडल के माध्यम से विकसित भारत की पहली ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उदाहरण निर्मित करने के लिए तैयार है। ग्रीन वेस्ट हरित अपशिष्ट, यह पौधों और प्राकृतिक वनस्पति द्वारा से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल, जैविक रूप से नष्ट होने वाले कार्बनिक अपशिष्टों को संदर्भित करता है। इसमें बगीचे, कृषि और रसोई के पौधों पर आधारित अपशिष्ट शामिल है, जिसे पुनर्चक्रित रिसाइकिल किया जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है या पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदला जा सकता है। सामान्य अपशिष्ट के विपरीत यह पोषक तत्वों और नमी से भरपूर होता है, जो इसे स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन प्राप्ति के लिए मूल्यवान बनाता है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण, निवेश, नवाचार, सतत विकास शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।
उद्देश्य 2035 तक आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान और महासागरीय नवाचार के माध्यम से भारत की समुद्री संसाधन क्षमता का लाभ उठाना है। 2035 तक का रोड मैप रणनीतिक निवेश लक्ष्य मत्स्य पालन, बंदरगाह, तटीय पर्यटन और अपतटीय ऑफशोर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, व्यवहार और लॉन्च के लिए तैयार परियोजनाओं को एक स्पष्ट निवेश पाइपलाइन विकसित करना, संस्थागत समन्वय, नियामक चुनौतियों से निपटने और अनुमोदन अप्रूवल में तेजी लाने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु एक ब्लू इन्वेस्टमेंट हेल्प डेस्क स्थापित करना है। परियोजना मूलतः सृजित नौकरियों और उत्पन्न राजस्व जैसे प्रमुख पैमानों की निगरानी के लिए वार्षिक प्रगति डेटाबेस पेश करना है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण यह सुनिश्चित करना कि निवेश स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हों, जैसे 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन, समुद्री संरक्षण और जलवायु परिवर्तन समन, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी। इसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर के संसाधनों के स्थायी उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें मत्स्य पालन, शिपिंग, तटीय पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और खनन संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, मैजिकल मैंग्रोव, ज्वाइन द मूवमेंट, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मैंग्रोव की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यह मछली पकड़ने और समुद्री परिवहन उद्योगों को प्लास्टिक मुक्त दुनिया की ओर बढ़ने में सहायता करने का प्रयास करता है। लंदन कन्वेंशन अपशिष्ट और अन्य सामग्रियों के विसर्जन डिस्चार्ज द्वारा समुद्री प्रदूषण को रोकने पर 1972 की एक संधि है। अलायंस फॉर ब्लू नेचर यह महासागर संरक्षण क्षेत्रों ओशियन कंजर्वेशन एरियाज को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन GPA, इसका उद्देश्य भूमि आधारित गतिविधियों से समुद्री वातावरण की रक्षा करना है। अन्य तथ्य ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA समुद्र में निर्दिष्ट क्षेत्र है जहाँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों और उसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन, लेकिन इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन संग्रहण एवं भंडारण CCS तकनीकी का भी उपयोग किया जाता है। भारत में इथेनॉल मिश्रित ईंधन E20 पेट्रोल की शुरुआत वाहनों की अनुकूलता और अनुपयुक्त ईंधन मिश्रण के उपयोग से होने वाले ईंधन क्षति के लिए बीमा दावों के खारिज होने के जोखिम पर चिंता बढ़ा दी है। इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल एक नवीकरणीय जैव आधारित एल्कोहल ईंधन है जो गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलों में पाए जाने वाले शर्करा के किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करता है। इथेनॉल उत्पादन के स्रोत में पहली पीढ़ी 1G में गन्ना, मक्का और चावल से 2G में दूसरी पीढ़ी इथेनॉल कृषि अवशेष जैसे
धान का भूसा और मक्के के भुट्टे। तीसरी पीढ़ी 3G शैवाल, एलगी और अन्य उन्नत जैव ईंधन। चौथी पीढ़ी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फसलें। इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया किण्वन फीडस्टॉक है। किण्वन में फीडस्टॉक से प्राप्त शर्करा को यीस्ट खमीर द्वारा किण्वित करके इथेनॉल बनाया जाता है। आसवन किण्वन मिश्रण को अन्य उत्पादों से इथेनॉल अलग करने के लिए आश्रित किया जाता है। निर्जलीकरण आश्रित इथेनॉल से पानी निकालने के लिए उसे निर्जलित किया जाता है, जिससे पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए उपयुक्त एनहाइड्रस इथेनॉल प्राप्त होता है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण ब्लेंडिंग 1970 से 2000 का दशक तेल संकट की प्रतिक्रिया में भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य आयातित तेल पर निर्भरता कम करना है। 2003 में 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया गया। 2009 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति प्रारंभ की गई। 2010 तक लक्ष्य बढ़ाकर 10% कर दिया गया, लेकिन इथेनॉल उत्पादन में विसंगति और वितरण समस्याओं जैसी चुनौतियों के कारण प्रगति धीमी रही। 2018 में भारत में 2030 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा, जिसे बाद में बढ़ाकर 25-26 कर दिया गया। 2025 भारत ने समय से 5 वर्ष पूर्व 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण पर प्रमुख सरकारी पहल। इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल EBP कार्यक्रम 2003। उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल में 14.6% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना और 2025 तक 20% लक्ष्य। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 संशोधित 2022 में। उद्देश्य भारत में इथेनॉल सहित जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 2030 तक 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करना है। प्रधानमंत्री जीवन योजना संशोधित योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 5 वर्ष अर्थात वर्ष 2028 से 2029 तक बढ़ा दी गई। लिग्नोसेल्यूलोसिस, बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक है। एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा की बिजली उत्पादन करने वाले विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2025 का निष्कर्ष बिजली उत्पादन में वैश्विक रुझान, पवन और सौर हिस्सेदारी दोनों ने मिलकर वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन किया है। निम्न कार्बन प्रयोग में नवीकरणीय ऊर्जा प्लस परमाणु ऊर्जा ने मिलकर 40.9% योगदान दिया है, जो 1940 के दशक के बाद पहली बार 40% से अधिक के आंकड़े को पार कर गया है। सौर नेतृत्व लगातार तीसरे वर्ष नई बिजली का सबसे बड़ा स्रोत, जिसमें 474
TWH की वृद्धि हुई है। सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत सौर ऊर्जा क्षमता। सौर ऊर्जा वैश्विक स्तर पर लगातार 20 वर्षों से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिजली स्रोत रहा है। बढ़ती हिस्सेदारी। सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 3 वर्षों में दोगुनी होकर 6.9 हो गई है। भारत का प्रदर्शन। पवन और सौर भागीदारी भारत की कुल विद्युत उत्पादन का 10% हिस्सा है। स्वच्छ ऊर्जा वितरण। स्वच्छ स्रोतों जल विद्युत सहित में 22% योगदान दिए, जिसमें जल विद्युत हाइड्रो की भागीदारी 8% रही है। सौर विकास 2021 के बाद से सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी दोगुनी होकर बिजली उत्पादन का 7% पहुंच गई है। क्षमता वृद्धि। 24 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई है, जो 2023 की वृद्धि से दोगुनी से भी अधिक है। वैश्विक स्थिति में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा और सौर बाजार बन गया है। उत्पादन में वृद्धि। सौर उत्पादन में 20 TWH जोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं और राष्ट्रीय लक्ष्य NDC प्रतिबद्धताएं UNFCCC को अपनी अद्यतन NDC 2022 के तहत भारत में 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का 50% ग्रीन हाउस गैस 50% के गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त प्रतिबद्धताएं जताई हैं। क्षमता लक्ष्य। 2021 में घोषित लक्ष्य के अनुसार भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना है। सतत विमानन ईंधन SAF इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC दिसंबर 2025 तक सतत विमानन ईंधन SAF का व्यवहारिक उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF जिसे आमतौर पर जेट ईंधन कहा जाता है, एक विशेष केरोसिन आधारित ईंधन है जिसका उपयोग गैस टरबाइन इंजन, जेट इंजन और टर्बोप्रॉप से युक्त विमानों को चलाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप इन फ्यूल। इसे विमान या बुनियादी ढांचे में बिना किसी बदलाव के ATF के साथ मिश्रित किया जा सकता है। सतत विमानन ईंधन SAF इसे विमानन जैव ईंधन एविएशन बायोफ्यूल के रूप में भी जाना जाता है, जो नवीकरणीय फीडस्टॉक से उत्पादित होता है। रासायनिक रूप से जेट ईंधन के समान होता है। फीडस्टॉक के स्रोत में तेल और वसा, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, शैवाल का तेल और तिलहन पशु वसा। अपशिष्ट में नगर निगम का ठोस अपशिष्ट MSW कृषि और वानिकी अवशेष, खोई, मकई के डंठल, भूसा, पुआल, चीनी या स्टार्च में फसल आधारित इनपुट जैसे गन्ने, मक्का। IOC के तहत SAF का उत्पादन स्रोत में IOC होटल, रेस्तरां, हल्दीराम जैसी खाद्य कंपनियों में प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, यूज्ड कुकिंग ऑयल एकत्र करता है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया। एक बार उपयोग के बाद फेंकने के बजाय इस अपशिष्ट तेल को सतत विमानन ईंधन SAF में पुनर्चक्रित किया जाएगा। वार्षिक उत्पादन में 2024-25 के अंत तक IOC का लक्ष्य सालाना 35,000 टन SAF का उत्पादन करना है। लक्ष्यों को पूरा करना। यह उत्पादन 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत के 1% SAF सम्मिश्रण ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। SAF का महत्व। विमानन उत्सर्जन, विमान जलवाष्प, कालिख, सल्फर, एरोसोल और NOx उत्सर्जित करते हैं, जिससे कंट्रेल्स विमानों के पीछे बनाने वाली सफ़ेद रेखाएं बनाते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करते हैं। डिकार्बोनाइजेशन की भूमिका। वैश्विक विमानन के उत्सर्जन में कटौती की SAF की हिस्सेदारी 60% से अधिक होने की उम्मीद है।
एसएएफ के लाभ उत्सर्जन में कमी। पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 80% तक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। अनुकूलता में मौजूदा विमान बड़े बेड़े और बुनियादी ढांचे के साथ काम करता है। स्थिरता, ऐसे फीडस्टॉक से उत्पादित जो खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा या वनों की कटाई में योगदान नहीं देते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में तेल आयात पर निर्भरता कम करता है और विमानन क्षेत्र की कीमतों में गंभीर झटकों से बचाता है। आर्थिक प्रभाव में जैव ईंधन और अस्थिरता क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न करता है।